यस, लाइव नाउ। ओके। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग जिन्हें भी ऑनलाइन होना है, आप लोग एक बार जल्दी से आ जाइए। ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। मैक्सिमम हम लोग मैक्स टू मैक्स हम लोग 10 मिनट का ये सेशन रखेंगे। और तो आप लोग जो लोग भी कनेक्टेड है, काइंडली आप कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। तो काफ़ी टाइम हो चुका था फ्रेंड्स, अप्रॉक्स मुझे लग रहा है कि लगभग 7-8 महीने बाद हम लोग इसमें लाइव आ रहे हैं। प्रीवियस 6 to 7 मंथ मुझे लगता है अप्रॉक्स हो चुका था, मुझे लगा लाइव आना चाहिए और इसीलिए मैं अभी लाइव आया हूँ। और मैं अभी देख पा रहा हूँ कि अभी टोटल 7 लोग हैं जो लाइव है। कोणार्क ने लिखा है हाय। हाय कोणार्क। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक लाइव आने का मैं सोच रहा हूँ कि जो हम लोग ने वीडियोस वगैरह जो हम लोग डालते हैं रेगुलरली, जो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, वो सारी चीज़ तो डलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ हम लोग लाइव सेशन वगैरह भी एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट महीने में 2 बार, मतलब एक हफ्ते का गैप पे एक बार हो पाए, जिससे ग्रेजुअली हम लोग प्रोसीड करेंगे। कुछ दिन बाद कोशिश करेंगे कि शायद हफ्ते में एक बार संडे का संडे हम लोग लाइव सेशन रखें, तो वो एक चीज़ सही रहेगा ताकि हम लोग आपस में कनेक्ट हो पाए। और ठीक है। और एक चीज़ और है, श्वेता अग्रवाल ने पूछा है सर कोल इंडिया का रिजल्ट कब आ रहा है। प्लीज़ अब ये मत पूछिए, मैं बोल बोल के बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जो था मैंने आपको क्लियरली बता दिया था वीडियो में कि रिजल्ट कब आ रहा है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना वो सही नहीं लगता है। तो रिजल्ट कब आएगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका था, आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुका होगा, तो सही है। और शिवम वर्मा भी ऑनलाइन है। और अभी आप लोगों ने देखा बहुत सारी अच्छी वैकेंसीज भी आई हुई है, जैसे कि अभी एनएचपीसी की वैकेंसी आई हुई है। होपफुली जो लोग भी सीए इंटर होंगे, सीएमए इंटर उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्वालिफाइड वालों के लिए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। और तो उन सारी चीज़ों का अभिज्ञान सिंह ने भी फिर वहीं लिखा रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बता दिया है, बार बार मैं रिपीट में नहीं करूँगा। आप काइंडली उस वीडियो को देख लो, उसमें मैंने बोल दिया है। उसके ऊपर मेरी लिमिटेशन है, मैं उसके ऊपर मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया रिजल्ट का कब तक हो सकता है, उसका मैंने आपको टेंटेटिव एक बता दिया। अब मैं कोल इंडिया पर तो हूँ नहीं कि मैं किन्हीं का ब्रीच करके मैं आपको बता पाऊँ, मेरी भी अपनी खुद की लिमिटेशन है। तो रिजल्ट जब आएगा वो आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको टेंटेटिव डेट बता दिया है। कोणार्क ने लिखा है एक मिनट। कोणार्क ने लिखा है सीआईएल टाइम लगाएंगे ऑफिस। या समझ नहीं आया, लगेज सीआईएल टाइम। कोणार्क में समझ नहीं पाया मैंने आपने क्या लिखा है, तो आई एम सॉरी। आप काइंडली आप सार्थक गौड़ ने लिखा है एनी एमबीए वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी कमिंग। तो एमबीए की आप देखोगे मेजॉरिटी वैकेंसी अगर आप चेक करोगे, एक सेकेंड। तो आप मेजॉरिटी वैकेंसी अगर आप चेक करोगे फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि उसमें आपका सीए का या फिर आपका सीएमए में के साथ साथ में आपका एमबीए फाइनेंस भी रहता है। तो वैकेंसी आपके आते, अभी आपने देखा होगा अभी वैकेंसी आपकी आई हुई थी, आरबीएनएल की वैकेंसी आई हुई थी, रेलटेल की आई हुई थी सॉरी। तो वहाँ पे सिर्फ एमबीए फाइनेंस ही एलिजिबल थी। तो आप करेंटली आप देखते रहे बहुत सारी वैकेंसीज आती है। आप मान के चले कि लगभग 70% आसपास वैकेंसी आप देखोगे जहाँ पे आपका सीए सीएस सीएमए तीनों एलिजिबल रहते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप देख सकते हो आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। और अच्छा, कोणार्क ने लिखा है कि इट विल टेक टाइम, ऑफिस आई हैव कॉल्ड। ठीक है सीआईएल। अच्छा, और इसके अलावा अदर देन एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट जीके का, जीके सिलेबस एनी मेन फोकस एरिया। एक जीके के बारे में मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जीके का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। जीके का अगर आप देखोगे तो इसमें आपका सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेजरली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फाइनेंस रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अगर आप जाते हो, तो जीके में आपका आपका स्टैटिक जीके पोर्शन जो है वो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट रखता है। जो करंट अफेयर पोर्शन है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम मायने रखता है। कि सपोज करिए कि इन एग्जाम्पल देखिए मैं बता रहा हूँ कि सपोज करिए अगर आपके टोटल अगर 20 क्वेश्चन जीके के अगर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड आपका मिनिमम
13-14 क्वेश्चन आपका वही रहेगा जो आपका स्टैटिक जीके जो है उससे रिलेटेड रहता है। जीके में आप लोग बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करें, आप जनरली जितने भी आपका जो करंट अफेयर है उससे आप अब एक गो थ्रू कर लें, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं होता है। जीके में अगर टाइम स्पेंड करोगे तो आपका जो मेजर पोर्शन जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल वो आपसे छूट जाएगा। तो जीके में स्पेसिफिक आपको कुछ नहीं करना है। जीके में बस आप न्यूज़पेपर वगैरह देख रहे हो, न्यूज़ वगैरह देख रहे हो, उन सारी चीज़ों को करते रहो। हल्का हल्का डेली बेसिस पे बहुत सारे चैनल वगैरह है जो 5 मिनट या 10 मिनट का क्रिस्प पे जीके बताते हैं। आप कहीं पे भी अगर आप लेजर टाइम पे अपने ईयरफोन लगा लो, एक बार वहाँ पे उन्हें सुन लो, उतना आपका मोर देन इनफ है। इस पे आप ज़्यादा टाइम अगर नहीं कर सकते हो, कोई इसका स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर जो अभी इकोनॉमी में हो गई, या फिर आपका अगर हिस्ट्री वगैरह में हो गई, या फिर आपका जो ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह में, तो अगर अपडेटेड हो, अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह का, अगर आप कुछ बिजनेस न्यूज़ वगैरह अगर आप देख रहे हो, और अगर या फिर आपका जो अभी ग्लोबली जो कुछ चल रहा है वो सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो, तो आपका मान के चलो कि आपका लगभग 20-30% आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है ऐसे ही कवर अप हो जाएगा। उस पर इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। और अर्पण शुक्ला बोला आई एम सी ए फाइनल आर्टिकलशिप कंप्लीट। अर्पण शुक्ला ने लिखा है आई एम इन सी ए फाइनल आर्टिकलशिप कंप्लीट, बोथ ग्रुप पेंडिंग, सी ए आई गेट अ गुड जॉब, with which I can give final exams as well। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि शायद अर्पण शुक्ला ये पूछना चाह रहे हैं कि ये सीए फाइनल में आर्टिकलशिप इनका कंप्लीट हो चुका है, फाइनल का बोथ ग्रुप इनका पेंडिंग है। कैन आई गेट अ गुड जॉब विच आई। तो देखिए फ्रेंड, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सिलेक्शन हो रही है। अगर सीए इंटर हो, सीए में इंटर हो, इस बेसिस पर अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है, और किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी पोस्टिंग सिलेक्शन होती है, तो और खास करके मैं पर्टिकुलरली मैं बात करूँ जहाँ पे आपका परमानेंट रोल पे आपका सिलेक्शन अगर हो रहा है, तो वहाँ पे आप आराम से आप जॉब करते हुए आप फाइनल एग्जामिनेशन आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाते हो जहाँ पे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा, तो उस जगह पे फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप परमानेंट जॉब प्रोफाइल पे जाते हो तो आपको वेरियस तरह का आपको लीव्स मिलता है, जैसे कि आपका अर्न लीव हो जाएगा, कैजुअल लीव हो जाएगा, सिक लीव हो जाएगा। तो बहुत सारे क्युमुलेटिव लीव आपको मिलते हैं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन का पढ़ाई भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन से पहले आप प्रिपरेटरी आप लीव भी अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 11 डेज का आपको साल भर में कैजुअल लीव दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको वर्क प्रेशर रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मानता ही नहीं हूँ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि बेनिफिट देने की अगर बारी आपको अगर आएगी, तो उस केस में आपको वे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल मान लेंगे। और जब आप अपने खुद के राइट्स की अगर आप करोगे, तो उस केस में फिर आप लोग को हमेशा वे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट वगैरह करने के, मेरा ये पर्सनली मानना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप तभी आप उसके लिए अवेल करो जब आपके पास कोई अगर फर्दर ऑप्शन वगैरह नहीं हो। नहीं तो हमेशा परमानेंट आप एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करो। अगर आप एनएचपीसी में अगर आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है, आप उसमें आप आराम से आप जॉब करते हो, आप अपनी सीए फाइनल एग्जामिनेशन निकाल सकते हो। आपके कोल इंडिया के वजह सब्सिडीज में वैकेंसी आती रहती है, उसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसमें आप निकाल सकते हो। गेल वगैरह में वैकेंसी आती है, तो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप अपना फाइनल एग्जामिनेशन आप जॉब करते हुए निकाल सकते हो। सार्थक और ने लिखा बट वन कॉन्स्टेंट विच with me I have done 1 year post graduation and have 2 year post graduate experience, so any vacancy should be targeting। तो सार्थक और मैं आपको बोलूँगा कि बहुत सारे आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लैटरल एंट्री के थ्रू वैकेंसीज आती है। देखिए वैकेंसी दो प्रकार से पीएसयूज में आती है, एक होती है फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए अगर बात की जाए तो जनरली मैक्सिमम मेजॉरिटी वैकेंसी जो होती है उसमें 30 ईयर्स का एक अपर कैप होता है अगर आप रिजर्व ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। लेकिन इसके अलावा एक और लैटरल एंट्री से भी वैकेंसी आती है जहाँ पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जाता है और वहाँ पे आपको हायर स्किल में आपको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑलरेडी अगर आपने काम अगर कर रखा है, अगर आपका इनलाइन अगर काम है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसयूज में वैकेंसी आती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तन्मय आदेश ने लिखा हाय। उसके बाद मधुर जैन ने लिखा है सर कोल इंडिया का लीगल वैकेंसी नेक्स्ट ईयर 2027 में होगा क्या, प्लीज रिप्लाई सर एज वी हैव फ्यू वैकेंसी फॉर लॉ एंड एज लिमिट इज ऑल्सो लेस। तो सबसे पहले बताना आपको चाहूँगा कि
आज बैठ के अभी हमारी कोल इंडिया की 2025 अभी जो रिसेंट वैकेंसी है वही कंप्लीट नहीं हुई है, और यहाँ पर बैठ के 2027 के बारे में डिस्कशन करना तो ये काफ़ी हाइपोथेटिकल हो जाता है। लेकिन फिर मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आप 2020 आप ये वैकेंसी 2025 में आई है, 2026 में वैकेंसी नहीं आएगी। जनरली कोल इंडिया का ट्रेंड ही रहता है कि आपका 2 साल के गैप पे आपकी वैकेंसीज आती है, तो अब फर्दर वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 2027 के बाद ही वैकेंसी आएगी। 2027 में भी आप एक्सपेक्ट करो कि अगर वैकेंसी आने का ज़्यादा चांस है कि 2027 में भी सेकंड हाफ में ही वैकेंसी आएगी। विच इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन आई अप्लाई, अर्पण शुक्ला, वेयर इज चांस ऑफ गेटिंग जॉब। तो अर्पण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत स्टिफ, ऐसा जैसे आपने देखा होगा ना कि आपको जितना ज़्यादा आप डिफिकल्टी लेवल आप क्रॉस करते हो, आपके फर्दर करियर प्रोग्रेशन भी वैसे ही होती है। आप समझ लो कि अगर आप क्लास 12th अगर पास आप हो, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की आपको जॉब मिले। लेकिन फिर जब आप देखोगे कि उसके साथ अगर आपने आप ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, सीए कर लिया, सीएमए कर लिया, सीएस, तो जाके फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वहाँ पर अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी सेम है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको कंपटीशन कम मिलेगा। कंपटीशन कम कहाँ मिलेगा? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब वगैरह है। मेजॉरिटी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेल डिजर्विंग, वे लोग अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर भी परमानेंट रोल पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आएगी, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा ही रहेगा, और आपको सिर्फ एक ही इसमें सोल्यूशन है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ही आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। वेल, नो नेम में लिखा है फॉर रीजनिंग एनी बुक रिकमेंडेशन फॉर पीएसयू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब। तो वेल, इसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन बुक आप कोई भी बुक आप सर्च कर सकते हो। हालांकि मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने इसके लिए एक ऑनलाइन एसएससी ट्यूटर्स करके, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, तो वहाँ से मैं इनके जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसकी मैं प्रैक्टिस किया करता था। बट ये आपको कहीं पे भी, आज फ्री रिसोर्सेज का ज़माना, आप कहीं से भी जाके आप कर सकते हो। बट फिर मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है अपने लिमिटेशन को, क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज जो आप देखोगे वो आपका जो बनाया जाता है वो आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यानी जनरल कंपटीशन जो है उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो उस केस में फ्रेंड होता क्या है कि उन लोगों का सिलेबस जो हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट है वो काफ़ी इन डेप्थ होता है, क्योंकि वही उनका मेन एरिया है। लेकिन हमारे फाइनेंस रिलेटेड अगर एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमारा मैनेजेबल पोर्शन हमारे से पूछा आता है। एज सच बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा आता है, ऐसा ही पूछा आता है जो कि बिल्कुल मैनेजेबल कर पाए, एक सीए, सीएस, सीएमए या फिर एमबीए वगैरह मैनेज कर पाए, तो ऐसी ही चीज़ पूछी जाती है। तो आपको अपना एक लिमिटेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह है उसे आप देख सकते हो। मैंने अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गूगल ड्राइव में दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से आप देख सकते हो और प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर दो। लेकिन एक जरूर से एक लाइन ड्रॉ कर लेना कि कहाँ तक आपको आगे जाना है, क्योंकि अगर आप, फिर मैं वही बोलता हूँ कि अगर आप 1000 क्वेश्चन बना रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कि आप 85 क्वेश्चन बनाएं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का कोई सिलेबस नहीं है। हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एक मोर और लेस एक सिलेबस प्रिस्क्राइब रहता है। हमें पता है कि अगर फाइनल में अगर हमारा इंड एएस है तो इन जनरल ये प्रिजम्पशन होती है कि हाँ एएस नहीं पूछा जाएगा। हमें पता है कि फाइनल में अगर हम लॉ पेपर में अगर आ रहे हैं, अगर फेमा एक्ट है अगर हमारे पास है, तो ये प्रिजम्पशन रहता है कि सेल ऑफ गुड एक्ट हमारे से नहीं पूछा जाएगा, और मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता भी है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बोलोगे तो इनका सिलेबस वगैरह कुछ नहीं है। अगर ये इंडिकेटिव सिलेबस देते भी है तो वो सिर्फ इंडिकेटिव सिलेबस है, इसमें स्काई इज द लिमिट। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से खुद को कस्टमाइज करना है, उस हिसाब से आपको देखना है। सूरज कुमार, एनी अपडेट ऑन सीआईएल रिजल्ट? मैंने पहले ही बता दिया। वीएसआर टैक्स अड्डा, सर सीए इंटर के लिए पीएसयू जॉब कोई अपॉर्चुनिटी है? तो अभी तो मैंने बताया कि आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी में अभी जो आई हुई है वो एनएचपीसी की आई हुई है। इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करें, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सीए इंटर के लिए अच्छी वैकेंसी है, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अर्पण शुक्ला, ओके, थैंक यू सर, बट वन ऑफिसर फ्रॉम कोल इंडिया टोल्ड मी दैट वैकेंसी माइट कम इन द एंड ऑफ 2026 और स्टार्ट ऑफ 2027। तो मैंने क्लियरली आपको बोल दिया कि आज 2025 की जब हमें रिजल्ट नहीं आई है, यहाँ से बैठ के प्रिडिक्शन करना कोई भी वैकेंसी कैसे इनिशिएट होती है, ऐसा तो नहीं होता है कि बस सपना देखा और वैकेंसी आ गई। इसके लिए पूरा लंबा प्रोसेस होता है, अप्रूवल लिया जाता है, बोर्ड अप्रूवल, बहुत सारे लंबा प्रोसेस होता है, तब आती है। मैं जब आपको ये बोल रहा हूँ कि जब हमारी करंट ही वैकेंसी का भी पता नहीं है, अभी रिजल्ट नहीं आया, अब यहाँ से बैठ के अगर प्रिडिक्शन करें कि ये साल के अंत में आएगी, ये आएगी, तो ये इसके कोई मायने नहीं रखते हैं। ये जब उसके नियर बाई जब हम लोग आएंगे, जब हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, कुछ उस पर एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ है, तो फिर इस पर डिस्कशन करके समझ में आता है कि हाँ इस पर हम लोग एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। आज जब हम लोग करेंटली अब यहाँ पर खड़े हैं, जब इसी की वैकेंसी फाइनल नहीं हुई है, अब यहाँ पे 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, तो फिर ये एस्ट्रोलॉजी
तो कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रिया मिश्रा रिजल्ट मैंने पहले बता दिया, संबित रिजल्ट मैंने पहले बता दिया, और उसके बाद कट ऑफ कितना है, कट ऑफ का तो भाई रिजल्ट आने दो तभी पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद सार्थक गौड़ ने लिखा है, सर प्लीज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन एज वेल अबव। क्या आपने क्वेश्चन लिखा था? अच्छा, बट सर फॉर लेटरल वैकेंसी don't they ask for government experience only? I have approx 1.5 year in private and 1 year in कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर इन सेशन फॉर मी। तो सार्थक मैं आपको बता दूं कि अगर गवर्नमेंट वैकेंसी अगर लेटरल एंट्री पे आती है तो दो प्रकार से वैकेंसी आती है। एक वैकेंसी ऐसी आती है जहाँ पे सिर्फ आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी ही जो है वही आपको मानी जाती है, और एक वैकेंसी ऐसी आती है जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी जो है उसकी रहती है, वो आपके प्रेफरेबल रहती है, और साथ ही साथ प्राइवेट भी रहती है। हाँ, ये चीज़ जरूर होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर वैकेंसी अगर आती है तो दोनों को इक्वेट नहीं किया जाता है, जो एक कॉमन ट्रेंड है। मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज करो कि गवर्नमेंट वालों को अगर लिखा है कि आपको सपोज 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर चाहिए, तो सेम जगह पे आप देखोगे कि अगर प्राइवेट में आपने काम कर रखा तो वे लोग मेंशन करते हैं कि 8 ईयर्स का या 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा रहता है। बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में आपने काम कर रखा है तो फिर आपके गवर्नमेंट में होने के चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऐसे काम कर रखे हैं जिनका कि सिलेक्शन जो है वो जिनका कि सिलेक्शन होता है, अगर फाइनल ये जिनका कि सिलेक्शन होता है। इनफैक्ट मैं आपको अगर अपने एग्जांपल बताऊं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर पर्सनल थे, जो अभी डायरेक्टर पर्सनल कोल इंडिया है, वो खुद एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आने के बाद वो लोग डायरेक्टर पर्सनल कोल इंडिया के बन गए। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम कर रखा है तो आपकी चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हमेशा आपके पास एक अपर हैंड रहेगा। और उसके बाद ऋतिक सिंह ने लिखा है, सर सीएमए का कोई अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसी आने वाला है किसी कंपनी में? अब ऋतिक सिंह, ये तो पता नहीं चल पाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आने वाला है तो ये तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आने से पहले अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आ रही है तो इसी में बता सकता हूँ, या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जिसका इन्होंने अगर टेंडर फ्लोट अगर कर रखा है एग्जामिनेशन का, जैसे कि मैंने आपको एनएचपीसी के केस में बताया था, तो वैसे पता की जा सकती है। लेकिन अब हम लोग कोई खुफिया विभाग या कोई आईबी तो है नहीं कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आ रही है उसके पहले पता चल रहा है, ऐसा नहीं होती है। लेकिन अगर बल्क वैकेंसी की बात करोगे फाइनेंस में, तो बल्क वैकेंसी आपकी कोल इंडिया में बल्क वैकेंसी आती है। बल्क वैकेंसी आपकी आती है आईबीपीएस में, अगर देखी जाए तो उसमें आपकी बल्क वैकेंसी आती है। कुछ हद तक आपकी बल्क वैकेंसी एनएचपीसी में भी क्वालिफाइड बेसिस पे आती है, हालांकि उसमें डायरेक्टली वे लोग ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ही सिलेक्शन कर लिया करते हैं। तो ये सब है। अभी क्या है फ्रेंड कि थोड़ा आप देखोगे फाइनेंस में वैकेंसी अब थोड़ी कम आने लगी है, क्योंकि आप अगर पास्ट ट्रेंड अगर आप नोटिस करोगे, वैकेंसी अभी काफ़ी आती है, लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ सीट कम हो चुकी है। अगर सेम कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करोगे, जो पहले अगर आप ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ करती थी उनकी अगर बात करोगे, और करंट अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ सीट घट चुकी है। क्योंकि जब कोविड के आने के बाद ऑटोमेशन हुआ प्राइवेट सेक्टर वगैरह में, तो मेजोरिटी उनका ऑफिस ऑटोमेशन पहले ही हो चुका था, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में उन्हें फोर्स ऑटोमेशन करना पड़ा, जिस वजह से उनका आप देखोगे कि आज के डेट में मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे आपका ईआरपी इंप्लीमेंट हो चुका है, जहाँ पे फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा इस पर चोट लगी है। अगर आप हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन अगर कोल इंडिया की अगर बात करो, तो आप देखोगे कभी भी पास्ट की अगर वैकेंसीज आप देखोगे तो मिनिमम 250 सीट वगैरह आया करती थी। इस बार के अगर आप देखोगे तो आपका मान के चलो कि आपका सिर्फ 65 सीट अराउंड ही थी, बाकी 45 सीट जो एसटी की थी, इस बार भी मेजोरिटी आपकी जो है वो खाली ही रह जाएगी। तो आपके देखोगे कि नंबर ऑफ सीट काफ़ी घट चुकी है। इनफैक्ट अगर आप एनएचपीसी के ही पहले की वैकेंसी देखोगे और अभी की वैकेंसी देखोगे, तो दोनों केस में आपको दिखेगा कि वैकेंसी आपकी काफ़ी घट गई है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके नंबर ऑफ प्रोफेशनल बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ सीट घट चुकी है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको इसमें अगर सिलेक्शन करनी है। सर डू पीएसयू कंसिडर अप्रेंटिस एज एक्सपीरियंस फॉर एमटी? नहीं, अप्रेंटिस की अगर बात की जाए या आर्टिकलशिप की अगर बात की जाए, तो इसमें एक्सपीरियंस जो है बहुत रेयरली ऐसी कोई पीएसयूज वगैरह जो एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, बहुत रेयरली। नहीं तो फिर आपकी जो अपने आर्टिकलशिप कर रखा है, इंटर्नशिप कर रखा है, अप्रेंटिसशिप अगर कर रखा है, तो दैट इज नॉट काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। अर्पण शुक्ला, वाई दे डोंट कंसिडर आर्टिकलशिप एज वर्क एक्सपीरियंस? तो आर्टिकलशिप को वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर करता है।
आप वर्क एक्सपीरियंस किसे कंसिडर किया था? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वर्क एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो, जहाँ पे आप किसी चीज़ को अकाउंटेबल ठहरा आपको आपको डायरेक्टली अकाउंटेबल ठहराया जा सके, तो वहाँ पे आप मान सकते हो कि अगर आप आर्टिकलशिप में काम करते हो, आपसे अगर सपोज़ करो कुछ आपने ऑडिट किया, आपने कुछ नेग्लिजेंस भी अगर कर दिया, सपोज़ करो, आपने जान के नहीं किया, गलती से ही नेग्लिजेंस आपसे हो गई। बट अल्टीमेटली आप देखोगे कि अकाउंटेबल आपका जो प्रिंसिपल है, वही अकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे अगर बात करोगे, नेग्लिजेंस अगर आपसे हुई है, तो यू सोली विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो इसमें क्या है कि इसीलिए आर्टिकलशिप को एज एन एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर, वो आपको ट्रेनिंग पीरियड बनाता है कि इस पीरियड में आप सिर्फ काम सीख रहे हैं और आपको काम सीखने के आपको स्टाइपेंड पेमेंट की जा रही है, वो आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि आर्टिकलशिप में अगर आप हो तो आपका प्रिंसिपल और ट्रेनी का आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर अगर आप जाते हो, तो एम्प्लॉयमेंट में आपका एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपका नहीं होता। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपने देखा अपने फॉर्म, अपने अगर सीए का भी 108 फॉर्म भरा होगा या फिर आपने सीएमए वगैरह के भी, तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होता है। और ठीक है, उसके बाद अब मैं थोड़ा जल्दी से कंक्लूड करूँगा, काफ़ी टाइम हो लिया। अर्पण पढ़ लिखा है सर, मैं बीकॉम एमकॉम किया हूँ। वैसे क्या आप क्या करते हो? आर यू सीए? नहीं अर्पण, मैं सीएमए हूँ और कंपनी सेक्रेटरी हूँ। संबित ने लिखा सर प्लीज़। सार्थक गौड़ ने लिखा है थैंक यू सर फॉर रिस्पॉन्डिंग। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, एनी वैकेंसी आई शुड बी टारगेटिंग नाउ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस फॉर मी? तो मैं तो यही बोलूँगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको अगर करना है तो फिर आपको, तो आप किसी स्पेसिफिक वैकेंसी को आप टारगेट करो ही मत, क्योंकि अभी क्या है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट वैकेंसी को आप करोगे। आपको सारी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करनी है आपको, क्योंकि आपका पढ़ाई अगर मोर और लेस देखोगे आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपका 70 to 80% आपका जो है, आपको जो स्टडी है बिल्कुल सेम ही रहेगा। आपको उसमें रीजनिंग पढ़नी ही पड़ेगी, मैथमेटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, क्वांट आपको पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है वो सारी चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी। तो आपको टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी स्पेसिफिक को टारगेट करो। हाँ ठीक है, हमेशा आपके दिमाग पे ये रहना चाहिए कि किसी महारत्ना में आपका सिलेक्शन हो। एक बार अगर महारत्ना में अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो लाइफ आपका कंप्लीट, आपका अगर आप कंपैरिजन करें किसी और ऑर्गेनाइजेशन, तो काफ़ी आपका सॉर्टेड होता है। आपकी पे स्ट्रक्चर वगैरह महारत्ना में अच्छी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी जनरली उसमें अच्छा होता है, फैसिलिटीज़ वगैरह आपको अच्छी मिलती है। तो टारगेट आपको ये रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे सिर्फ महारत्ना का ही भरना है, मैं नवरत्ना या फिर मिनी रत्ना का नहीं भरूंगा। ऐसा नहीं है, आपको प्रिपरेशन सभी की करनी है, लेकिन हाँ टारगेट रखना पड़ेगा आपको। सर डू कोल इंडिया हैव नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग ऑल्सो फॉर एमटी? तो नॉर्थ ईस्ट में यस पोस्टिंग होती है इनकी। नॉर्थ इंडिया एक एनईसी है, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड है, जो कोल इंडिया की सब्सिडी तो नहीं है, बट दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द कोल इंडिया। तो वहाँ पे पोस्टिंग होती है, बट वहाँ पे ऑपरेशन जो कोल इंडिया का ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, वहाँ पे अभी ऑपरेशन जो है वो अब, तो वहाँ पे ऑपरेशन जो अभी ऐसा हो नहीं रही है, बट फिर भी वहाँ पे पोस्टिंग जो होती है बहुत कम पोस्टिंग होती है, बट हाँ होती है। एनईसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, चांसेस बहुत कम रहती है उसमें। और उसके बाद मिस्टर गुड्डू एमबीए एचआर कट ऑफ, वो भाई वो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन, जस्ट रिक्वेस्ट इफ़ वी कैन हैव मोर लाइव सेशन लाइक दिस इट विल बी ग्रेट। हाँ तो मैंने आपको बोला पहले कि मैं कोशिश करूँगा ज़रूर कि आगे से मैं लाइव सेशन एटलीस्ट आपसे 15 डेज़ में एक बार मैं कनेक्ट हो पाऊँ। आगे से हमारी कोशिश रहेगी, बट ठीक है आगे से इस चीज़ का रहेगा। और किन्हीं का क्वेश्चन अगर कुछ हो तो काइंडली, मैं क्योंकि लास्ट का फिर लास्ट अगर किन्हीं को कुछ अगर पूछना, क्योंकि फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे इस सेशन को। तो मुझे लगता है कि अब शायद और किन्हीं का फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब सेशन को हम लोगों को अब कंक्लूड कर देना चाहिए। और माइट भी सेशन कंक्लूड हो भी चुका है शायद। अच्छा मिस्टर गुड्डू ने लिखा है कि सीआईएल का यूनिफॉर्म हो गया क्या? हाँ सीआईएल का यूनिफॉर्म हो चुका है, अगस्त महीने से ही ये यूनिफॉर्म जो वो एप्लीकेबल हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे मैं अभी जस्ट ऑफिस से सीआईएल का यूनिफॉर्म ही में पहना हुआ हूँ। और सृजन सौरभ ने लिखा है, मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया। मैं सीआईएल रिलेटेड में बार बार मैं इससे ज़्यादा मैं अब कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जो मुझे बोलना था मैंने आपको पहले ही बोल दिया। और एक सेकेंड मेरी वीडियो नहीं आ रही है, शायद कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ चुकी है, बट एनीवेज। और मैं लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। अच्छा, और